एसके थॉट्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम संजय है और आज की इस वीडियो में हम आज की मुख्य खबरों पर बात करेंगे। आज की हमारे मुख्य खबरों में वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, नवीकरणीय ऊर्जा, सीएम के पद के साथ ही अंत में हम चंद्रमा पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आज की हमारी पहली खबर वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो ये प्रारंभिक 1951 में ही हमारे आम चुनाव हुए थे। 1951 के बाद 1957, 62 और 67 के हमारे आम चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन यानी तीनों एक ही साथ संपन्न हुए थे। किंतु समस्या तब आ गई जब 1970 में लोकसभा समय से पूर्व ही विघटित हो गई। जब लोकसभा समय से पूर्व विघटित हो गई तो 1971 में हमारे नए आम लोकसभा के चुनाव हुए और यह समस्या हमें देखने को मिली। अगर हम अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में स्वीडन, ब्रिटेन और दक्षिणी अफ्रीका जैसे देश भी वन नेशन वन इलेक्शन ही करवाते हैं। अगर हम बात करें भारत की तो भारत ने 2023 में रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति का गठित किया था, जिसका मुख्य कार्य था कि देश में एक साथ चुनाव संपन्न करवाना। इस समिति ने अपनी हालिया ही रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस रिपोर्ट में मुख्य बातें कही गई हैं, जिसमें से कहा गया है कि आर्टिकल 82 में संशोधन करना चाहिए। आवधिक समन्वय परिणाम स्वरूप, उदाहरण के लिए बात करें कि अगर हमारे 2024 में आम चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के तो यह 2029 में अगर लागू हो रही है तो समय से पूर्व तो ये 5 साल कार्यकाल पूरा कर रही है। किंतु यदि हमारे 2025 में आम लोकसभा के चुनाव हुए तो यह 5 साल का अपना कार्यकाल समय नहीं पूर्ण कर पा रही है, इसलिए समय से पूर्व ही विघटित हो जाएगी और राष्ट्रीय शासन लागू हो जाएगा। स्थानीय निकायों में भी चुनाव के समन्वय के लिए आर्टिकल 324A में भी हमें संशोधन करना पड़ेगा। मतदाता सूची तैयार करने एवं प्रबंधन करने का भी कार्य इसमें किया जाएगा। अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन के संबंध में अगर इसके लाभों की बात करें तो लाभों में हमारा शासन विकर्षणों को कम करना होता है, आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आती है, राजनीतिक भ्रष्टाचार को संबोधित करना होता है, अर्थात राजनीतिक भ्रष्टाचार में बहुत अधिक भ्रष्टाचार, क्योंकि आम चुनाव बहुत अधिक महंगे से महंगे होते चले जा रहे हैं। लागत बचत और बुनियादी और संरचना से लाभ होगा, नागरिकों को सुविधा प्राप्त होगी। हार्स ट्रेडिंग पर अंकुश लगा जाए। हार्स ट्रेडिंग का अर्थ होता है खरीद फरोख्त, अर्थात हम ये लगातार देखते चले आ रहे हैं कि लोकसभा में विधायकों और सांसदों को बड़ी मात्रा में पैसों पर खरीदा जाता है। अगर हम इसकी चुनौतियों की बात करें तो इसमें मुख्य चुनौतियां हमारी आर्टिकल 83(2) और 172 में हमें संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान में उल्लिखित है कि लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित संवैधानिक ढांचा की जटिलता, संघवाद की जटिलता, अर्थात आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है और न्यायमूर्ति BN चौहान की अध्यक्षता में विधि आयोग ने कहा कि यह वन नेशन वन इलेक्शन अब व्यवहार में नहीं है। अगली बात अगर हम करें तो हमारी सीएम के पद से जुड़ी हुई है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दी है, जिसकी वजह से यह समस्या सामने आई है कि अब मुख्यमंत्री के पद का इस्तीफा कैसे दिया जाता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, चुनाव के बाद या इस्तीफे के बाद उस राज्य में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। इसी से संबंधित आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 164 में यह उल्लिखित है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद के बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, किंतु यदि किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो तो राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को स्वेच्छा से अपनी स्वविवेक शक्तियों के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उसे बहुमत परीक्षण के लिए कह सकता है। अगर हम इसके इस्तीफे की बात करें तो यह हमारा मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा राज्यपाल को देता है, किंतु दिल्ली के संबंध में LG होता है। अगर हम इसके कार्यकाल की बात करें तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि राज्यपाल कभी भी किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद से हटा सकता है, क्योंकि वह विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगर हम इसके इस्तीफे की बात की राज्य की स्थिति की बात करें तो राज्यपाल के इस्तीफे स्वीकार करने के बाद सीएम बर्खास्त होगा और हालांकि राज्यपाल कार्यवाहक सीएम नियुक्त कर सकता है और बाकी दलों को सरकार गठित करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और बहुमत परीक्षण की बात भी कह सकता है। हाल ही में दोस्तों हमारे राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, किस वर्ग के लिए दिया जाता है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। अगर हम राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार की बात करें तो यह
2024 में प्रदान किया गया, जिसे नर्सिंग पेशेवरों को द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया, जिसमें कि 24 में कितने का 15 नर्सों को दिया गया है, जो उनके कर्तव्य और समुदाय के प्रतिबद्धता के लिए इन्हें दिया गया है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए, एक प्रमाण पत्र और एक मेडल दिया जाता है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत दिया गया था। अगली खबर अगर हम बात करते हैं तो हमारी नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है। नवीकरणीय ऊर्जा का ये आप हाल ही का डाटा देख सकते हैं, ये डाटा 2023 का है। हमारे रिसोर्स हैं, ये डाटा आप देख सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हम इन सारी चीजों जैसे पवन ऊर्जा हो गई, हमारे सोलर पैनल हो गया, जल विद्युत हो गया, इन सारे पर हम बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये पैनल लगे हुए हैं जो सोलर पैनल होते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत हमें 1000 गीगावाट एनर्जी प्राप्त करनी थी। अगर हम अन्य योजनाओं की बात करें तो अन्य योजनाओं में हमारी रूफ सोलर पैनल पीएम सर्वोदय योजना 2024 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य था 1 करोड़ घरों में रूफ टॉप पैनल के स्थापित करना। जैसे ये स्थापित हो रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में वन नेशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की बात की जा रही है। पवन सौर ऊर्जा क्रांति और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन पर भी इस पर विस्तृत चर्चा की जा रही है दोस्तों, जो कि हमारे 2047 के विकसित राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम वन नेशन वन राशन कार्ड की भी बात करें तो यह एनएफएसए कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रोमिंग राशन कार्ड या राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2019 में पायलट परियोजना के अंतर्गत 4 राज्यों में स्टार्ट की गई थी, जिसमें मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मुख्य राज्य थे। 2020 में इस परियोजना को पूरे देश में भी लागू कर दिया गया है। 2020 में इस परियोजना को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। 2022 में असम अंतिम राज्य था जो वन नेशन वन राशन कार्ड से जुड़ा है। इसके लिए 2 मुख्य शर्तें थी। 2 शर्तों में कौन कौन सी थी? 2 मुख्य शर्तें थी। पहली शर्त थी कि राशन कार्ड को हमें आधार कार्ड से जोड़ना चाहिए, और दूसरी शर्त थी हमारे ई पोस्ट। ई पोस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो आधार कार्ड से ऐड होने पर राशन कार्ड धारकों को ये बहुत ही उपयोगी होती है, जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, खरीद फरोख्त में कम की जा सकती है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? तो एनएफएसए कार्यक्रम के अंतर्गत जो बीपीएल धारक, प्राथमिक एवं अंत्योदय धारक कार्ड धारक होते हैं, वो सभी इस योजना के लाभार्थी होंगे। दोस्तों, आप हमें एनएफएसए कार्यक्रम के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। अगली बात हम करें तो हमारी चंद्रमा से जुड़ी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि चंद्रमा का, ये पृथ्वी का उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अभी चंद्रमा पर ही हम कई सारे अपने मिशन छोड़ चुके, जैसे चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 भी हमारा अभी इसी के साथ चर्चा में बना हुआ है। तो समस्या हमारे साथ कई सारी आती हैं कि अगर हम बात करें कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे होती है, चंद्रमा पर आज हम विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहली बात आती है इसकी उत्पत्ति। इसकी उत्पत्ति के संबंध में कई सारे सिद्धांत दिए गए हैं। डार्विन के अनुसार, डार्विन ने कहा कि घूर्णन वेग का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। इसके अनुसार क्या है कि एक पिंड था जो घूमते घूमते डंबलाकार हो गया था, जो गुरुत्वाकर्षण कर अलग होकर के पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा है। कुछ अन्य विद्वान इसे कहते हैं कि एक अन्य ग्रह था जो यहाँ आकर के पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध होने की वजह से उसकी परिक्रमा करने लगा। वर्तमान में बिग स्प्लॉट की अवधारणा व्यक्त है। बिग स्प्लॉट का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ा पिंड था जो अपने खंड से टूट करके पुनः इस पर चक्कर करने लगा है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो हमें निम्नलिखित विशेषताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, क्योंकि पृथ्वी की ये गति है जिसकी वजह से दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है। दूसरी बात अगर हम करें तो वियुति की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा एक्चुअली 5 डिग्री अपने अक्ष से झुका होता है, पृथ्वी के कक्ष से 5 डिग्री झुका होता है, जिसकी वजह से चंद्रग्रहण और अमावस्या जैसी स्थितियां हमें देखने को मिलती है। युति में अमावस्या होता है। और अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो इसकी मुख्यतः दूरी होती है 3,84,000 किलोमीटर। ये डिस्टेंस हमारी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर। किंतु जब हम उपभू और
अपभू की बात करते हैं तो उपभू में यह समीप आता है और इसकी दूरी हो जाती है 3,62,000 किलोमीटर, 62,600 किलोमीटर। और जब अपभू की बात करते हैं तो अपभू में ये अधिक दूर चला जाता है, 4,54,000 किलोमीटर। किंतु यह हमें समझ में नहीं आता है। अगर हम इसके परिक्रमण की बात करें तो परिक्रमण से 5 अंश का झुका होता है, जिसकी वजह से हमें सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। अगर हम दो पूर्णिमाओं की क्रमागत बात करें तो इनकी दो क्रमागत पूर्णिमाओं के बीच का जो समय होता है वो 29.5 दिन होता है। इसीलिए एक माह में दो पूर्णिमाएं देखी जा सकती हैं। जब दूसरी पूर्णिमा के मून को हम ब्लू मून कहते हैं, कुछ विद्वान इसे सुपर मून की भी संज्ञा देते हैं।